बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो है जी क्लास 6 की साइंस की बुक पर, और ये है जी फैक्ट फाइल नंबर 1। ऑक्सफोर्ड की ये बुक है और हम आज आपके साथ यूनिट नंबर 1 साइंस स्किल्स, इसकी जो रीडिंग हमने स्टार्ट करनी थी पेज नंबर 4 से। पेज नंबर 2 और 3 की रीडिंग में पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और पेज नंबर 4 और 5 की आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप सब बच्चों ने पेज नंबर 4 को ओपन कर लेना है ताकि आप भी मेरे साथ रीड आउट कर सकें, और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग अंडरलाइन करके मुझे कमेंट करके बता दें। फिर मैं आपको वो मुश्किल अल्फाज की मीनिंग भी बता दूंगी अगर मैं कोई नहीं मेरे से छूट जाता है या स्किप हो जाता है। तो इस सूरत हाल में या आपको कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आती, तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फिर पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। तो चलिए जी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। Physics is the study of physical world around us. It covers everything from the nature of tiny particles that make up atoms to the laws that control the galaxies as they move through the universe. वो कह रहे हैं फिजिक्स जो है, जो कि साइंस का ही एक हिस्सा है, जिसको साइंस की एक ब्रांच कहा गया है, वो क्या है? वो है हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है, फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल चीज़ें हैं, उनके मुतालिक पढ़ना जो है उसे हम फिजिक्स कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? हमारे इर्द गिर्द जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं वो भी, एटम भी, इसके अलावा जितने कानून हैं, जितने लॉज बने आज तक, न्यूटन के जितने लॉज हैं, ये सारे फिजिक्स के अंदर आते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। जितनी भी जदीद इजादात हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये सारी जो है ये किस तरह से बनी है? ये फिजिक्स के लॉज के हेल्प से बनाई गई हैं, इसीलिए एप्लीकेशन का लफ्ज़ यहाँ यूज़ किया गया है। आगे देखें। साइंटिस्ट हैव मेड मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज बट दे ऑल हैड टू स्टार्ट समवेयर जस्ट लाइक यू। They had to start at the beginning. They had to learn how to investigate a problem using instruments to take measurement, how to handle the information they obtained, and all above, how to work safely. वो कह रहे हैं साइंसदानों ने बहुत सारी इजाद की हैं चीज़ें इस फिज़िक्स की मदद से और बाकी साइंस की ब्रांचेस की मदद से, लेकिन उन्होंने भी हमारी तरह पहले जो है उस चीज़ को स्टडी किया, उस चीज़ को पढ़ा, फिर समझा कि किस तरह से जो है आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हल निकाल सकते हैं, या किसी इंस्ट्रूमेंट से किस तरह से आप किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, और किस तरह से आप जो आपको मालूमात हासिल हुई हैं उनको कहाँ कहाँ किस तरह से आपने राइट करना है। तो यानी टोटली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी, हाँ, आम स्टूडेंट्स की हमारी तरह ही थे वो भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई अनोखी अलग चीज़ें हैं, नहीं। साइंसदान भी हमारी तरह आम इंसान है, उन्होंने भी हमारी तरह बच्चों में जिस तरह हम अब स्टडी कर रहे हैं उस तरह उन्होंने भी स्टडी किया है, लेकिन ये है कि वो जो चीज़ों को ऑब्जर्व करने का उनका तरीका है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है जी लेबॉर्ट्री सेफ्टी, यानी जो हम लैब्स में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों का होना, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। A science laboratory can be a very dangerous place. Whenever you are working in a science laboratory, it is vital that you work safely, both for your own sake and that of everyone else in your class. वो कह रहे हैं जहाँ पर साइंस के लेबॉर्ट्री, जो स्कूल्स में साइंस लेबॉर्ट्रीज होती हैं, ये जितनी भी लैब्स होती हैं, वो एक बहुत ख़तरनाक जगह भी होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो आपने बहुत तवज्जो से, ध्यान से चीज़ों को हैंडल करना होता है, पकड़ना होता है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर दें तो वो आपको बहुत नुकसान दे सकती हैं। यानी जैसे केमिकल्स हैं, ठीक है, केमिकल से आप कोई टेस्ट कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वेशन लिखनी है आपने, या कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके दौरान वो केमिकल आप पर गिर जाए तो उसके बहुत सख्त जो है नुकसानात हो सकते हैं। इट इज़ therefore important to have a set of secured safety rules. इसीलिए हमें जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने जो कानून पढ़े हैं, जो रूल्स पढ़े हैं, सेफ्टी रूल्स, उनका हमने ख़ास ख्याल रखना है, उनको मद्देनज़र रखना है। Look carefully at the picture given on the right side. Spot as many differences between them as you can and then write a safety rule for each of them. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये जो दो तस्वीर है ना, इनको ऑब्जर्व करना है कि ऊपर वाली तस्वीर में क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर रहे हैं और नीचे वो नहीं कर रहे। इनको आपने मार्क करना है पहले, और फिर सोचना है कि सेफ्टी रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं लेबॉर्ट्री के लिए।
अगर हम ऊपर वाली पिक्चर में देखें तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे जो केमिकल से काम कर रहे हैं वो बहुत तरीके से नहीं कर रहे। यहाँ देखिए ये गर्ल स्टूडेंट है, ये क्या कर रही है, ये इनके पास से ये जो फ्लास्क इन्होंने पकड़ा हुआ है, जो ये पकड़ा हुआ है केमिकल का छोटा सा फ्लास्क, ये इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि इसको ये सही तरह हैंडल नहीं कर रही, बच्चा शरारत कर रहा है, उसकी वजह से वो उनके पास से गिर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ यह स्टूडेंट जो दूसरा बॉय स्टूडेंट है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके पास से वो जो चीज़ है वो गिर गई है। और गिरी क्यों है, और गिरने के बाद उसको नुकसान हुआ है। नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि इन्हें सेफ्टी ग्लासेस नहीं पहने हुए, ठीक है, इस वजह से। सेम यहाँ देखें, यहाँ भी जो है ये बर्नर लगा हुआ है, आग की मदद से कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और वहाँ पर बच्चा आग के साथ टच हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके कपड़ों में आग लग रही है। तो इस तरह के ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और अगली देखिए पिक्चर में, जो इसके नीचे पिक्चर है उसमें दिखाया हुआ है कि सारी चीज़ें बहुत तरीके से हैंडल की जा रही हैं। ना ग्लासेस भी पहनी हुई हैं, सेफ्टी ग्लासेस जो हैं, इसके अलावा केमिकल्स को भी तरीके से हैंडल किया जा रहा है। बर्नर का यूज़ करते हुए उससे डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसमें लिखा हुआ है टेकिंग मेजरमेंट। अब हम थोड़ा सा मेजरमेंट के मुताबिक पढ़ते हैं कि मेजरमेंट के लिए कौन कौन से यूनिट्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है जी। इन एवरीडे लाइफ व्हेन कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स यू यूज़ योर सेंसेस टू मेक ऑब्जर्वेशन। यू कैन स्मेल gases given off, see color changes, and hear fizzles and pops. However, you do not use your senses for everything, and you can't trust them to give the correct answer. हम अपनी रूटीन की ज़िंदगी में क्या अगर डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम स्मेल करके ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि यार ये चीज़ स्मेल दे रही है, यानी ये केमिकल होगा, ठीक है। अब इसलिए इसी तरह वो लोग कह रहे हैं कि जो हमने जो स्मेल किया है ज़रूरी तो नहीं है कि वो वही चीज़ हो, या जो हम कलर चेंज देख रहे हैं कि कलर चेंज से वही चीज़ ना बन रही हो, या हम जो उसमें उसके रिजल्ट्स देख रहे हैं कि वो एक्यूरेट हैं कि नहीं है। हमें तो नहीं पता इन चीज़ों का, हमें इन चीज़ों का सेंस नहीं हो रहा। हम इन चीज़ों को देखकर किसी करेक्ट ऑब्जर्वेशन पर नहीं पहुंच सकते। Fortunately, there are many occasions such as waiting yourself at home or doing experiment in class when you do not have to depend on your senses to make observation. You can use measuring instruments instead. वो कह रहे हैं कि अब बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास दूसरी केमिकल लेबॉर्ट्रीज नहीं होती, या बहुत सारा टाइम ऐसे होता है कि आप घर पे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उस टाइम आपको क्या चाहिए, उस टाइम आपको चाहिए कि आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अपने सेंस के ज़रिए या स्मेल के ज़रिए या कलर चेंज देखते हुए आप ऑब्जर्वेशन लिख लें। इससे अच्छा है कि आप मेजरमेंट करें प्रॉपर उस चीज़ की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करें। सो डू नॉट डिपेंड entirely on your senses, using a measuring instrument whenever you use. The photograph below shows some measuring instruments, what they measure and the unit used. अब सबसे पहला कौन सा है, पहला है लेंथ। The length of an object can be measured with the ruler or tape measure. Millimeter, centimeter, meter and kilometer are the units of length. वैसे तो ये सब बच्चों को पता है कि स्केल जो है, जिसे हम रूलर भी कहते हैं, वो या फिर टेप मैयर जो होती है, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल से हम किसी भी चीज़ की लेंथ को मैयर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की लेंथ को बता सकते हैं। और इसकी यूनिट को, लेंथ की कौन कौन सी यूनिट्स होती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। और किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है। अब वॉल्यूम बात कर लेते हैं। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर object such as cube can be found by multiplying its length by its breadth and its height. However, to find volume of irregular objects, you must use measuring cylinders. In science, we use cubic centimeter as the unit of volume. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, किसी चीज़ ने कितनी जगह घेरी हुई है उसको कहते हैं हम कि वॉल्यूम। जो आम रेगुलर शेप्स होती हैं जैसे क्यूब शेप है, उसको तो हम मेजर किस तरह कर लेते हैं, एक फार्मूला के जरिए, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, इसके जरिए। लेकिन ये मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो हम किस तरह आम चीज़ का फाइंड करेंगे, वो v इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। इस तरह से हम आम ऑब्जेक्ट्स के जो मेजरमेंट हैं वो करते हैं इस फॉर्मूला के ज़रिए। लेकिन जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जिनकी कोई परफेक्ट शेप नहीं होती, उनका हम इस्तेमाल उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं।
अब वॉल्यूम की कुछ यूनिट्स बताई हुई हैं, जैसे है सेंटीमीटर क्यूब है, मिली लीटर है, सेंटीलीटर्स है, इसके बाद लीटर है। ये सारी कौन सी यूनिट्स हैं? ये वॉल्यूम की यूनिट्स हैं। तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके साथ पेज नंबर 6 से शुरू करूँगी रीडिंग। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।